जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ निरेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास। जो 100 नंबर का इतिहास होता है, इस विषय के बारे में आज हम लोग को विशेष रूप से चर्चा करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2023 के आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। यानी कि इस वीडियो में जो है, आज हम लोग इस वीडियो में 120 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जो है प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा, इसलिए आज थोड़ा सा हम लोग तेज़ चलाएंगे। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नों पे। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है और इस वीडियो में जो है आज हम लोग जो है 120 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हिस्ट्री में अक्सर पूछे जाते हैं हमारे 12th के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग अब पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ की बनी होती थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर बनी होती थी वो किस चीज़ की बनी होती थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल खड़ी की बनी होती थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बनावली किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा में। बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इस प्रश्न का सिंपल सा आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस चीज़ पर आधारित थी। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदाड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम की खोज क्या थी। तो 9 नंबर प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नगर के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो वहाँ पर नगर योजना और वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक कारण और ऑप्शन नंबर सी मानवीय कारण। तो ये तीनों मान्यताएं प्रचलित है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इन तीनों के कारण हुआ था। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हो रहा था तो सबसे पहले जो है किसका उत्खनन हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा का। फिर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला है। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल में। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 15 किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कि वह कौन से सिंधु स्थल है जहाँ पर सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में लोथल कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है वर्तमान में भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में है। अगला कह रहा है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी के लिए जो नाली की व्यवस्था की गई थी सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिली है? तो प्रश्न संख्या 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो 23वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? यानी कि नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो से। अगला क्वेश्चन सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति महादेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जिसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहे हैं चूँकि वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहे, चूँकि हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी की वह कौन सा स्थल है जिसको सिंध का बाग कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो किस आकार का था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न संख्या 30 राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? आर.डी. बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के जो अवशेष थे वो किस वर्ष मिले थे? तो 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका किसकी रचना है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंडिका किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धम्म का शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म को मानते थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक जो थे उनका व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। अगला
कह रहा है कि किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। किसने लिखा था? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोसाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी थे? तो आर्यभट्ट कहाँ के थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट कहाँ के थे? तो वो पटना के थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वें अभिलेख में किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री फाह्यान किस शासक के काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाह्यान थे वो किस शासक के काल में हमारे देश भारत में आए हुए थे? तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। आगे देखिए, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आए हुए थे? मेगास्थनीज जो थे वो किस भारतीय शासक के दरबार में आए हुए थे? तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन किया है? तो बाणभट्ट ने एक रचना की थी कादम्बरी, और उस कादम्बरी रचना में किस शासन काल का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया गया है। किसमें? तो कादम्बरी में, जो बाणभट्ट द्वारा रचित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय इतिहास का वह कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में कितने प्रकारों के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखा था, तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, यानी कि इनमें से कौन जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? यानी कि कौन से गुप्त शासक थे जिनको उसके द्वारा जो जारी किया गया सिक्का था उसमें उनका चित्र को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख आज तक जो है प्राप्त हुए हैं? तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44 अभिलेख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? प्रश्न संख्या 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के वैध की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैध की शिक्षा कहाँ से पाई? तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवक जो है राजगृह का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति प्रसिद्धता किस रूप में थी? तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैध के रूप में। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? प्रश्न संख्या 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंगराज्य आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार जो थे उनका संबंध किस वंश से था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश से बिंबिसार का संबंध था।
अगला क्वेश्चन करा कि तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार राज्य में अवस्थित है तक्षशिला। नेक्स्ट कि कालिदास किसके समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। अगला क्वेश्चन करा कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। यानी कि वह कौन सा राजा थे जिसने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। अगला क्वेश्चन कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। चाणक्य जो थे भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित थी। प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थी। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध में। अगला क्वेश्चन करा कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी। अगर पूरे विश्व में बात की जाए पाई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन थी। तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी, जो विश्व में सबसे पहले पाई जाने वाली धातु के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन ने। अगला क्वेश्चन कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो प्रश्न संख्या 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 78 ईस्वी पूर्व से। अगला क्वेश्चन ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ अवस्थित है जी। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। तो प्रश्न संख्या 71 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृष्णि वंश के थे। अगला क्वेश्चन कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। सॉरी, सेम क्वेश्चन है, वृष्णि वंश के थे। अगला क्वेश्चन कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। पांचों पांडवों में, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, युधिष्ठिर जो है सबसे बड़े भाई थे पांचों पांडवों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था। संकर्षण किसका दूसरा नाम था। तो संकर्षण जो है बलराम जी का दूसरा नाम था। प्रश्न संख्या 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम। नेक्स्ट कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता में। अगला सवाल कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है। तो मनुस्मृति के रचयिता स्वयं मनु है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम कौन है, क्या है। प्राचीन भारत के महाकाव्य कौन है। तो महाभारत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कि रामायण की रचना किसने की। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट
कह रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी, तो दुर्योधन की माँ कौन थी, गंधारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि भीम की पत्नी कौन थी, तो भीम की पत्नी थी हिडिंबा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि गांडीव क्या था, गांडीव क्या था, 84, प्रश्न संख्या 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। नेक्स्ट कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था, युद्ध भूमि में अर्जुन के जो सामने जो सेना था उसमें कौन था, तो इसमें हो जाएगा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, यानी कि उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी थे। नेक्स्ट कह रहा है कि गीता में उपदेश दिया गया है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है, तो देखते हैं, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही, इसलिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्जुन किसके शिष्य थे, तो अर्जुन किसके शिष्य थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य के। नेक्स्ट कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, बहुत ही बढ़िया सवाल, घटोत्कच भीम के पुत्र थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म पितामह को जो है गंगा पुत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला कर्ण की माँ कौन थी, तो कर्ण की माँ कौन थी, कुंती थी। ठीक है, जो पांचों पांडवों की माता थी कुंती, वो कर्ण की भी माता थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी जो है पांचों पांडवों के पांचों भाइयों की पत्नी थी, यानी कि अर्जुन की भी थी, भीम की भी थी, नकुल की भी थी, सहदेव और युधिष्ठिर की भी थी, अतः इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन सभी की थी। अगला कि अभिमन्यु किसका पुत्र था, अभिमन्यु जो है वो अर्जुन का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, प्रश्न संख्या 93 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 आश्रमों में बांटा गया। अगला सवाल कह रहा है कि क्षत्रिय शब्द का क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। अगला सवाल कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था, प्रश्न संख्या 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अगला सवाल कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़ा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, प्रश्न संख्या 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वेतांबर या दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, आर्यों की जो सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। नेक्स्ट कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, ऑप्शन नंबर ए, सोमरस। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ, तो प्रश्न संख्या 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। अगला सवाल कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपना प्रवचन दिया था उसको क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, निम्न में से कौन जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो आनंद एवं उपाली थे, कश्यप थे और सारिपुत्र और गौद्र लायन थे, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। अगला सवाल कह रहा है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन क्या कारण नहीं है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण
नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजसी संरक्षण की कमी। नेक्स्ट, कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? प्रश्न संख्या 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य कुल से संबंधित थे। कौन? तो गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बढ़िया सवाल। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो वैदिक कालीन लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्तात्मक, यानी कि जो पितृसत्तात्मक जो होता है इसका मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज था। कौन? तो ऋग्वैदिक काल। अगला सवाल कह रहा है कि वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अगला, कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्ति में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो प्रश्न संख्या 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शूद्र। अगला सवाल कह रहा है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। नेक्स्ट, कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य जो है वो कहाँ के निवासी थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया के। नेक्स्ट, कह रहा है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्शनिक ग्रंथ है। अगला, कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? कौन सा? तो हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, कह रहा है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो प्रश्न संख्या 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम उपदेश। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया जाने वाला यह प्रथम उपदेश है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान मिला था वो किस नदी के किनारे मिला था? तो प्रश्न संख्या 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही बढ़िया सा सवाल, सिंपल सा सवाल। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋजुपालिका नदी के किनारे। और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। ठीक है, और त्रिपिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ पे त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्टली मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तथा इस तरह के वीडियो को आप लोग हमेशा अपने मोबाइल में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से बात करेंगे अगले वीडियो में इसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। लास्टली, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।